Join Forum IAS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IAS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली द हिंदू एनालिसिस बाय फोरम आईएएस। आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल को मैंने 3 टॉपिक्स लिए हैं द हिंदू से डिस्कशन के लिए, जो कि यूपीसी मेंस 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लेके। गवर्नमेंट ने नया पॉलिसी लाया एक्सपोर्ट प्रमोशन को लेके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें क्या की हाईलाइट्स, क्या उसके एडवांटेजेस हैं। दूसरा टॉपिक है एंटिकिटीज के बारे में, जो इंडिया से आर्टिफैक्ट्स चुरा लिए जाते हैं, विदेशों में जाके म्यूजियम में वहाँ पे होते हैं। तो न्यूयॉर्क के एक म्यूजियम ने 15 एंटिकिटीज रिटर्न करने के लिए कहा है। तो उसके बारे में देखेंगे कि इंडिया में क्या क्या मेजर्स है प्रोटेक्शन के लिए आर्टिफैक्ट्स के, एंटिकिटीज के, और क्या लेक्यूना से क्या रीजन होता है कि यहाँ से आसानी से चोरी हो जाके और बाहर चला जाता है एंटिकिटीज। ये होगा दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक होगा सर्टिन के बारे में, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। गवर्नमेंट का कहना यह है कि इसको आरटीआई के दायरे से बाहर रखा जाए। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या इसके फंक्शन से क्या मैंडेट हैं और क्या इन्होंने साइबर सिक्योरिटी के लिए डायरेक्टिव्स इशू किए हैं अभी तक। तो ये है हमारा 3 टॉपिक। और जो कंटेंट है, कंटेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। फोरम लर्निंग हिंदी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर आप सब्सक्राइब करें और डेली बेसिस पे कंटेंट को डाउनलोड कर लिया करें। जो पहला टॉपिक है हमारा, वो है न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इसके हम मेजर हाईलाइट्स देखेंगे, इसके कुछ एडवांटेजेस देखेंगे। तो गवर्नमेंट ने न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी प्रपोज किया है आने वाले समय के लिए। पहले जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी था वो था 2015 से लेके 2020 तक। लेकिन ड्यू टू पैंडेमिक नया पॉलिसी, ये हालांकि पॉलिसी 2020 में ही खत्म हो गया, लेकिन पैंडेमिक के चलते नया पॉलिसी नहीं बन पाया और सेम पॉलिसी को एक्सटेंड कर दिया अप टिल मार्च 2023। इसमें जो गवर्नमेंट का टारगेट था कि बाय द ईयर 2020 जो एक्सपोर्ट हो हमारा वो $1 ट्रिलियन का हो। लेकिन अगर आप देखें कि जो 2015 में कितना था हमारा एक्सपोर्ट का डाटा, ये था समवेयर अराउंड $435 बिलियन। ठीक है। और ये फाइनेंशियल ईयर मार्च 2023 तक आते आते जो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है ये हुआ है $724 बिलियन। तो आप देखें कि जो गवर्नमेंट का टारगेट था ये $724 बिलियन नहीं है, $760 बिलियन है। ठीक है। तो जो गवर्नमेंट का टारगेट था कि हम 2020 तक 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट अचीव कर पाए मर्केंडाइज और सर्विसेज दोनों में, वो नहीं हो पाया। इनफैक्ट मार्च 2023 तक भी $1 ट्रिलियन का टारगेट अचीव नहीं हो पाया है। अब देखिए, पहली बात यह है कि अंडर अचीवमेंट ऑफ द टारगेट। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप करंट सिचुएशन देखें ग्लोबल मार्केट का, ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट का, तो एक्सपोर्ट्स लगातार सभी कंट्रीज को ऑलमोस्ट घट रहे हैं। इंडिया ने पिछले 6 महीने में 3 महीना ऐसा रहा है जबकि इंडिया ने नेगेटिव एक्सपोर्ट ग्रोथ रजिस्टर किया है। अभी हाल के फरवरी के महीने में इंडिया ने नेगेटिव एक्सपोर्ट ग्रोथ रजिस्टर किया। अक्टूबर के महीने में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कम हुए थे। तो कहने का मतलब यह है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें कहीं ना कहीं भी चैलेंजेस हैं। और चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? पहला थ्रेट है रिसेशन का। अगर आप देखें कि यूएस का रिपोर्ट देखें, यूएस में जो रिटेल सेल्स है फरवरी 2023 का, तो रिटेल सेल्स वहां पे घटे हैं। देखिए, यूएस हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। अगर यूएस में रिटेल सेल्स कम होते हैं तो इंडिया के भी एक्सपोर्ट्स वहां पे कम होंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें कि ऑयल प्राइसेस का आप देखें तो ऑयल प्राइसेस जैसे फ्लक्चुएट हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों रिपोर्ट आया था कि जितने ऑयल प्राइसेस कम हुए हैं ग्लोबल मार्केट में, तो कहीं ना कहीं जो ऑयल परचेसर्स हैं वो अपना परचेस कम कर रहे हैं। परचेस कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिसेशन का थ्रेट है। रिसेशन के थ्रेट की वजह से कभी भी अगर रिसेशन का थ्रेट होता है तो ऑयल प्राइसेस कुछ महीने पहले ही कम होने लगते हैं। क्योंकि रिसेशन मतलब कि सभी इकोनॉमीज की प्रोडक्टिविटी कम होना, और प्रोडक्टिविटी कम होगी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी, और इसी रीजन से जो ऑयल है उसकी डिमांड कम हो जाती है। फाइन, ये था पहला रीजन। दूसरा है आईएमएफ के प्रोजेक्शंस। अगर आप आईएमएफ के प्रोजेक्शंस देखें तो आईएमएफ ने ये कहा है कि ईयर 2022 में जो ग्लोबल एक्सपोर्ट ग्रोथ था वो 5.4% था। ठीक है, 5.4% था। लेकिन ईयर 2023 में जो ग्लोबल एक्सपोर्ट ग्रोथ होने वाला है वो 2.3% होने वाला है। ठीक है, मींस कि 5.4% से कम होगी, 2.3% होने वाला है।
तो जो ग्लोबल इकोनॉमी के चैलेंजेस हैं, चाहे एक्सपोर्ट को लेके हो, रिसेशन को लेके हो, उनको ध्यान में रखते जरूरी यह है कि हम अपना जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको इस तरह से क्राफ्ट करें, उसको इस तरह से ओरिएंट करें कि हमें जो अपना ग्रोथ टारगेट है उसको हम अचीव कर पाए। क्योंकि हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, और एक्सपोर्ट अगर पॉजिटिव नहीं रहेंगे हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ भी जो है रिसेशन के थ्रेट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने जो पुराना ट्रेड पॉलिसी था उसको रिप्लेस करके न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाया है। इसमें कुछ नए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स में इसके कुछ नए अप्रोच गवर्नमेंट ने अपनाए हैं। फॉर एग्जांपल, इंसेंटिव से हटके अब गवर्नमेंट रिमिशन में जा रही है, टैक्स रिमिशन में, पहली बात। दूसरी बात है ग्रेटर ट्रेड फैसिलिटेशन। ट्रेड फैसिलिटेशन की बात की जा रही है ऑटोमेटिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व करके, ऑटोमेशन लाके, ठीक है, तो या फिर प्रोसेस री इंजीनियरिंग करके गवर्नमेंट जो है ट्रेड फैसिलिटेट करना चाह रही है। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन में जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट्स थे, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज भी, डिस्ट्रिक्ट भी एक इंपॉर्टेंट एक्टिव स्टेक होल्डर हो गया है एक्सपोर्ट के प्रमोशन में। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट का फोकस है कि जो सभी डिस्ट्रिक्ट का जो अपना एक्सपर्टीज है वो एक्सपर्टीज जो है उसको एक्सप्लॉइट किया जाए और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सपोर्ट मार्केट में लाया जाए। ठीक है, फिर बात है कि फोकस ऑन इमर्जिंग एरियाज। इमर्जिंग एरियाज क्या हो सकते हैं? लाइक ई कॉमर्स एक्सपोर्ट, बैटरी ऑफ फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये जो इमर्जिंग एरियाज है इनके ऊपर भी फोकस है। तो जो सबसे पहला हाईलाइट है इस ट्रेड पॉलिसी का वो है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन एंड ई इनिशिएटिव्स। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए दो स्कीम्स लाए हैं। एडवांस ऑथराइजेशन पहला है, और दूसरा है एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स। इसमें क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको जो इंसेंटिव मिलता है, उनके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन होता है कि आपको अगर इतना इंसेंटिव दिया जा रहा है तो आपको इस इंसेंटिव के इतने मल्टीपल्स में अपना एक्सपोर्ट आपको बढ़ाना है। तो उस जो भी पेपर वर्क होते थे उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। ठीक है, एक है ई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इसकी प्रोडक्ट का जो ओरिजिन है वो कहां का है। अब क्या हो गया है कि जो ई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है इसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए लो एक्सपोर्टर्स के लिए जो कंप्लायंसेस है उनको कम कर रही है। ठीक है, पेपरलेस वर्क अब ज्यादा होंगे। तो पहली बात है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दूसरी बात है कि स्पेसिफिक प्रोविजंस क्या क्या है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। देखिए, इंडिया में एक रिफॉर्म लाया गया है अभी, मर्केंटिंग रिफॉर्म। मर्केंटिंग ट्रेड अभी तक नहीं था इंडिया में। मर्केंटिंग ट्रेड का मतलब क्या होता है कि इंडिया का कोई बिजनेसमैन है जो कि फॉर एग्जांपल आप एज्यूम करें कि चाइना से प्रोडक्ट्स लेके अफ्रीका में बेच रहा है, वो प्रोडक्ट इंडियन सोर्स को टच नहीं कर रहा है, इंडिया में प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा है, वो बाहर से बाहर ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो इंडिया में अब अलाउ कर दिया गया है मर्केंटिंग ट्रेड। इंडिया में कोई भी ट्रेडर है वो कंट्री ए का प्रोडक्ट कंट्री बी में बेच सकता है बिना इंडिया में उस प्रोडक्ट को लाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो ट्रेड सेटलमेंट है, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये कह रहा है कि अब जो ट्रेड सेटलमेंट है वो रुपी में हो, इसके लिए जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको इंकरेज कर रहा है। तो इंटरनेशनल जो ट्रेड सेटलमेंट रुपी में कैसे होगा कि जो इंपोर्टिंग कंट्री है वो इंडिया में एक स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट खोलेगा। ठीक है, इस अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन होने हैं इस अकाउंट से होंगे। इंडिया में जो एक्सपोर्टर्स होंगे, जो पेमेंट होगा इस अकाउंट से होगा। तो इंडिया में स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट खोलना होगा। अभी तक 18 कंट्रीज ऐसी हैं, 18 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने की स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट ओपन कर दिया है। उसमें से प्रोमिनेंट कंट्रीज लाइक रशिया, ईरान, सिंगापुर, यूके, जर्मनी, ये सब प्रोमिनेंट कंट्रीज है। उसमें काफी सारे साउथ ईस्ट एशिया की और अफ्रीका के भी कंट्रीज हैं इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन करेंसी। अच्छा, इंडियन करेंसी का जब यूज होगा तो क्या होगा कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं आरबीआई के पास उनसे प्रेशर कम होगा, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन होंगे इंडियन रुपए में होंगे, डॉलर में नहीं होंगे। फिर है कि टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस, हालांकि ये पहले से हैं टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस, ऑलमोस्ट 139 टाउन्स ऐसे हैं जिनको टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस में रखा गया है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखिए, कई सारे टाउन्स हैं जिनके कुछ एक्सपोर्ट पोटेंशियल्स हैं, उनको उसको ध्यान में रखते हुए उनको डिक्लेयर किया जाता है टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस। और जरूर उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि दे विल बी डेवलप्ड एज इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स।
इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स फॉर एक्सपोर्ट ओनली, ठीक है। तो अभी तक 139 थे, गवर्नमेंट ने 4 और ऐड किए हैं। 4 किसको किसको ऐड किए हैं? फरीदाबाद है, मुरादाबाद है, वाराणसी है, मिर्जापुर है। तो ये चारों शहर हैं, इनके अपने कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हैं, अपनी कुछ एक्सपर्टीज है। उनको एक वो जो पोटेंशियल इन शहरों का, उसको डेवलप करना, उसको एक्सप्लॉइट करना, और यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, इनको इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करना। ये है ऑब्जेक्टिव टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस का, ठीक है। तो ये थे कुछ रिफॉर्म्स एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए। फिर है एक नया प्रोविजन इस पॉलिसी में, ये है कि टू डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव्स, डिस्ट्रिक्ट्स को एक एक्सपोर्ट हब बनाया जाए। देश भर में अगर आप यूपी में चले जाए तो यूपी में सभी डिस्ट्रिक्ट्स का अपना अपना एक्सपर्टीज है। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस डिस्ट्रिक्ट का जो एक्सपर्टीज है वहां से उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाए। आप देखें कि यूपी ने एक स्कीम लाया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। इसका मतलब यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाए और वहां से उसको एक्सपोर्ट मार्केट में लाया जाए। तो अब देखें ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है, जो ट्रेड पॉलिसी है, उसको कॉपी कर रहा है। ये कह रहा है कि टू डेवलप डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट्स हब, इट मींस कि एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए एक तरह का डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है ये। और यही नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान बनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान, उस डिस्ट्रिक्ट का क्या पोटेंशियल है, वहां पे कौन कौन मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करनी है, उनको कैसे ट्रेन करना है अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये सब तमाम सारे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। और अगर डिस्ट्रिक्ट्स को एक एक्टिव स्टेक होल्डर बनाया जा रहा है एक्सपोर्ट में, तो जरूरी ये है कि जो लॉजिस्टिक्स है उसको भी इंप्रूव किया जाए। तो कनेक्टिविटी ओवरऑल इंप्रूव होगी जो इंडिया में डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी। ये था स्कीम डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलपिंग एक्सपोर्ट हब्स इनिशिएटिव। फिर बात है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स का। गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट को लेके जितने भी फैसिलिटीज हैं, जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट होता है, जो सर्विसेज एक्सपोर्ट होता है, वो सारी फैसिलिटीज अब ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के लिए भी उसमें भी प्रोवाइड की जाएंगी। दूसरा इसमें पॉइंट है कि जो डाक निर्यात फैसिलिटी, देखिए जो गवर्नमेंट का एक बड़ा नेटवर्क है पोस्ट ऑफिसेस का, गवर्नमेंट उसका इस्तेमाल करके जो विलेज लेवल पे हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोड्यूसर्स हैं, स्मॉल आर्टिशंस हैं, उनको कनेक्ट करना चाह रही है एक्सपोर्ट मार्केट से। और ये कनेक्शन कैसे होगा? हब एंड स्पूक मॉडल से होगा। देखें इंडिया में डेवलप क्या किए जाएंगे कि डाकघर निर्यात केंद्र, ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस लेवल पे डेवलप किए जाएंगे। और यहां पे चूंकि ये विलेज एरियाज में भी होते हैं, तो जो भी उस एरिया के छोटे छोटे आर्टिशंस हैं, जो आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये कनेक्ट होंगे विलेज लेवल पे डाकघर निर्यात केंद्र से। अब यहां पे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कलेक्ट किया जाएगा, और ये कहां जाएगा? जो फॉरेन पोस्ट ऑफिसेस हैं, इंडिया के जो पोस्ट ऑफिसेस हैं वो फॉरेन में भी हैं, जो इंडिया के एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, वहां पे हैं। तो अब ये प्रोडक्ट्स यहां पे जाएंगे और जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना एक इनोवेटिव तरीका है, क्योंकि ऑलमोस्ट इफ आई एम करेक्ट 1.5 लाख इंडिया में पोस्ट ऑफिसेस हैं और पूरे देश भर में इनका एक डीप नेटवर्क है, और गवर्नमेंट इस नेटवर्क को एक्सप्लॉइट करके जो लोकल आर्टिशंस हैं उनको कनेक्ट कर रही है एक्सपोर्ट मार्केट से। फिर बात हम करें कि मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट, एक्सपोर्ट पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करना चाह रही है। गवर्नमेंट ने अभी एक स्कीम अनाउंस किया था, पीएम मित्रा स्कीम। ये टेक्सटाइल पार्क्स को लेके है कि जो इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर है वो भी सफर कर रहा था, क्योंकि पैंडेमिक के बाद काफी सारे सेक्टर्स रिकवर कर गए थे, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर अभी तक रिकवर नहीं किया है। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो टेक्सटाइल्स हैं उनको एक कह सकते हैं एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच उसमें अपनाया जाए, और एक कई सारे टेक्सटाइल पार्क डेवलप किए जाएं। ये टेक्सटाइल पार्क होंगे 1000 एकड़ में होंगे ये, और जितना भी एक्टिविटी है टेक्सटाइल के मैन्युफैक्चरिंग से लेके लाइक वीविंग, स्पिनिंग, डाइंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा एक ही पार्क में होगा। अभी गवर्नमेंट ने मार्च के महीने में इंडिया में 7 टेक्सटाइल पार्क्स अनाउंस किए हैं बनाने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि एक कंसोलिडेटेड वे में टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन हो, उसको एक्सपोर्ट मार्केट से जोड़ा जाए। ये उस
तरीके पे है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जैसे गवर्नमेंट डेवलप करती है कि दे आर ट्रीटेड एज फॉरेन टेरिटरी, और वो एसईजेड्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो वहां से गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज इसलिए करती है कि जो वहां से प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट मार्केट में जाए और हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। उसी तर्ज पे गवर्नमेंट पीएम मिश्रा स्कीम लाई है। डेयरी सेक्टर से जो कुछ ऑब्लिगेशंस थे, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस, उसको भी गवर्नमेंट ने हटा दिए हैं और कुछ नए नए प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं कि उनके ऊपर इनकम क्लासेस कम होंगे। फॉर एग्जांपल बैटरी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो उससे क्या होगा कि जो उनका एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। ठीक है, फिर बात है कि जो लोग अभी तक जैसा मैंने पहले बताया कि एडवांस ऑथराइजेशन या फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स, ये सब स्कीम्स थी, उसमें एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होता है जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, लेकिन कुछ लोग डिफॉल्ट कर गए थे, अपने ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पाए थे, तो गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि उनके लिए एक एमनेस्टी स्कीम लाया जाएगा कि एक बार मींस कि जो उन्होंने एक्सपोर्ट किया है लेकिन ये बेनिफिट क्लेम किया है उस पे, तो जहां पे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं हो पाया है उस एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी इनको पे करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अब इनको माफ कर दिया जाएगा, इनके ऊपर कुछ पेनाल्टी नहीं लगाया जाएगा, कुछ फाइन नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये थे मेजर हाइलाइट्स इस पॉलिसी के। अब सिग्निफिकेंस क्या है इस पॉलिसी का? ये पॉलिसी ये कहता है कि जो टारगेट है, एक्सपोर्ट टारगेट बाय द ईयर 2030, वो $2 ट्रिलियन का है, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट और गुड्स सर्विसेज एक्सपोर्ट दोनों। हालांकि ये जो टारगेट है फेयरली कह सकते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है ये, क्योंकि गवर्नमेंट ने 450 से $750 बिलियन ला दिए थे एक्सपोर्ट्स पिछले 7 सालों में, पेंडेमिक के बावजूद भी। तो अगले 7-8 सालों में हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो हमारा एक्सपोर्ट है वो ट्रिपल हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि जो पॉलिसी है उसमें आने वाले समय में एडजस्टमेंट हो सकता है, डिपेंडिंग जैसा भी इनपुट होगा इंडस्ट्री से, एक्सपोर्टर से, उसको ध्यान में रखते हुए पॉलिसी को एडजस्ट किया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि जैसे जो पहले वाला था पॉलिसी, जिसको कि साफ साफ कहा गया था कि ये 2015 से लेकर 2020 तक ऑपरेट करेगा, ऐसा इसमें कोई क्लॉज नहीं है। ये इसमें कोई सनसेट डेट नहीं है कि ये जो पॉलिसी है ये अभी तक के लिए है, यानी कि ये कंटिन्यू आने वाले समय तक हो सकता है और इसको बार बार रिफॉर्म करके एडजस्टमेंट करके इसको कंटिन्यू किया सकता है। तो आप देख सकते हैं कि पॉलिसी एक डायनेमिक है, रिस्पॉन्सिव है, जैसा मार्केट सिचुएशन, एक्सपोर्ट मार्केट, उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। वाइडर इंगेजमेंट है, स्टेट्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को एक्टिव स्टेक होल्डर बनाया गया है एक्सपोर्ट में। फिर हम बात करें कि जो एक कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के थ्रू इसको तैयार किया गया है, सेक्टर स्पेसिफिक टारगेट्स इसमें रखे गए हैं। तो वी होप कि आने वाले समय में हमारा जो एक्सपोर्ट है, जो टारगेट इसमें रखा गया है $2 ट्रिलियन का बाय द ईयर 2023, वो टारगेट जो है मीट हो पाए। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन न्यू ट्रेड पॉलिसी पे। जो दूसरा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है इंडियन आर्टिफैक्ट्स के ऊपर है। देखिए, इंडिया का जो एक रिच कल्चरल हेरिटेज है, काफी सारे टेम्पल्स हैं इंडिया में। अगर आप देखें कि विंध्यास के आप नीचे जाएं तो बहुत सारे टेम्पल्स हैं जिनमें पुराने 1000 साल 2000 साल पुराने आइडल्स पड़े हुए हैं। चैलेंज उसमें यह है कि कोई सिक्योरिटी नहीं उन आइडल्स का, लोकल लोगों का फेथ है, उसको आप वहां पे पूजा करते हैं, लेकिन एज सच कुछ सिक्योरिटी रीजन से वहां पे कुछ प्रोटेक्शन नहीं रहता है। इससे क्या होता है कि जो बड़े स्मगलर्स हैं उनका टारगेट ऐसे ही टेम्पल्स पे होता है और वहां से वो आइडल्स उठा के इंटरनेशनल मार्केट्स में, इंटरनेशनल जो स्मगलिंग मार्केट है वहां पे बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। इसका पैसा भी काफी अच्छा मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टोलन आर्टिफैक्ट्स हैं, एंटिकिटीज हैं, उनका मार्केट बहुत बड़ा है और जो सब एंटिकिटीज हैं जो बड़े वेल्दी लोग हैं वो अपने घर में रखते हैं या फिर म्यूजियम्स में इसको रखा जाता है। तो देखिए हुआ क्या था कि एक आदमी है इंडिया का, इनफैक्ट इंडिया का नहीं है, इंडियन ओरिजिन का है, अब वो यूएस का सिटीजन हो गया था, सुभाष कपूर वॉज अरेस्टेड बाय जर्मनी इन द ईयर 2023। जर्मनी पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और उसके ऊपर जो एलिगेशंस थे वो यही आर्टिफैक्ट्स के चोरी को लेके थे। जर्मनी पुलिस ने जो इंडियन आइडल विंग है तमिलनाडु पुलिस का, उनको हैंडओवर किया और अभी लास्ट ईयर ही वहां के कोर्ट ने, तमिलनाडु के कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया 10 साल के लिए चोरी के मामले में। ठीक है, तो उसको 10 साल की सजा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये सिंडिकेट है स्टोलन आर्टिफैक्ट्स का, ये पूरे दुनिया भर में ऑपरेट करता है और बड़े बड़े म्यूजियम्स जो है स्टोलन आर्टिफैक्ट्स अपने यहाँ रखते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडियन एक्सप्रेस ने इन्वेस्टिगेट करके बताया कि एक म्यूजियम है न्यूयॉर्क में
द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क, इसके पास इंडिया के ऑलमोस्ट 77 आर्टिफैक्ट्स हैं, और ये 77 आर्टिफैक्ट्स जो है स्टोलन किए, चुराए गए हैं इंडिया से किसी न किसी तरीके से। इसके बाद वहां का जो न्यूयॉर्क का सुप्रीम कोर्ट है उसने एक्शन लिया है, सर्च वारंट जारी किया इस म्यूजियम के अगेंस्ट। तो म्यूजियम ने प्रॉमिस किया है कि जो 15 इंडियन आर्टिफैक्ट्स हैं उसको रिटर्न करने का टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हालांकि यहाँ पे और भी ज्यादा हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर न्यूयॉर्क के एक म्यूजियम के पास इतने आर्टिफैक्ट्स हैं तो यूरोप के भी काफी सारे और यूएस के काफी सारे म्यूजियम्स में आर्टिफैक्ट्स हैं। और आप देखें कि पिछले कई सालों में तमाम गवर्नमेंट्स ने कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं, मीन्स कि जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स ने, कि जो आर्टिफैक्ट्स चोरी किए गए हैं यहां से उनको वापस कर दिया जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो जो अभी प्रोमिनेंट आर्टिफैक्ट्स जो न्यूयॉर्क म्यूजियम वापस करने जा रहा है उसमें है सेलेस्टियल डांसर, ये 11वीं सेंचुरी का एंटिक्विटी है जो कि मध्य प्रदेश में था पहले। फिर एक यक्षा है बंगाल से, ये 1st सेंचुरी बीसीई का है, मींस कि आप लगा लें कि ऑलमोस्ट 2100 साल पहले का है ये। फिर है इस तरह से करके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स हैं। कहने का मतलब यह है कि इंडिया का रिच कल्चरल हेरिटेज रहा है और काफी सारे एंटीक स्कल्पचर्स और हैंडीक्राफ्ट्स पुराने पड़े हुए हैं इंडिया में, जिनका इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में काफी डिमांड है। देखिए कैग ने ऑडिट करके 2013 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया और कैग ने कहा कि पिछले कुछ 40 सालों में, यानी 1981 से लेके 2012 तक कुछ 168 आर्टिफैक्ट्स जो है चुराए गए हैं, चाहे मॉन्यूमेंट साइट्स हों, चाहे म्यूजियम्स हों, चाहे छोटे छोटे टेम्पल्स हों, वहां से इन आर्टिफैक्ट्स को चुरा के इनको स्मगल किया गया इनफैक्ट। ठीक है, तो ऐसा कैसा कहना था कैग का। अब बात यह है कि जो एंटीक चीजें हैं उनका प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन किसका मैंडेट है? वो मैंडेट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक नोडल एजेंसी है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोई चीज चोरी करके गई है तो उसको रिट्रीव करके इंडिया में लाएं। लेकिन कैग ने इनके परफॉर्मेंस के ऊपर भी कुछ कमेंट किया था। ठीक है, कैग ने कहा था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देखें जितना भी आर्टिफैक्ट्स चुराया जाता है उसका ऑक्शन होता है इंटरनेशनल मार्केट में, और उसमें जो वेल्दी लोग होते हैं या फिर जो म्यूजियम्स होते हैं उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन कैग ने यह भी कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया है इस तरह के ऑक्शंस में। पार्टिसिपेट इन द सेंस कम से कम जाके वहां पे देखें कि ये इंडियन आइडल्स, ये जो आइडल्स हैं वो इंडियन हैं या नहीं है, और हैं तो क्या इनका रेट लग रहा है मार्केट में। मतलब कि एक डाटाबेस इकट्ठा करना कि जो इंडिया से एंटिक्स चुराए गए हैं वो कहां कहां अभी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये थी बात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। अब बात करते हैं कि क्या इंडिया में क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं कि जो एंटीक चीजें हैं उनका प्रोटेक्शन हो सके, प्रिजर्वेशन हो सके और आने वाले जनरेशन के लिए उसको प्रिजर्व किया जा सके। देखिए इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन भी लोगों को मैंडेट करता है, स्टैट्यूट्स भी हैं, कुछ रेगुलेशंस भी हैं। अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी का चैप्टर पढ़ें तो फंडामेंटल ड्यूटी के चैप्टर में आर्टिकल 51A(f) में कहा गया है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हर नागरिक का यह अधिकार है कि हमारे जो कल्चर का, जो हमारा कंपोजिट कल्चर है उसको वैल्यू करें, उसको रेस्पेक्ट करें। इट मीन्स कि अगर कहीं कोई एंटीक चीजें हैं वो डिप्रेडेटिव कंडीशन में है, उनका प्रोटेक्शन हो, प्रॉपर तरीके से उनका प्रिजर्वेशन हो, और अगर कोई इसको चोरी करता है तो उसके लिए लोग प्रॉम्प्टली अवेयर करें, जो वहां की लोकल पुलिस है उसको। ये थी बात कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर हम बात करें स्टैट्यूट की, तो एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972 बनाया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं, स्कल्पचर्स हैं पुराने इंडिया में, उनको प्रिजर्व किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ये इसका मैंडेट है इस एक्ट का। यही नहीं, गवर्नमेंट ने एक मिशन मिला है, नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव यह है कि एक प्रॉपर डाटाबेस तैयार किया जाए कि इंडिया में कितने पुराने एंटीक चीजें हैं। ठीक है, डाटाबेस तैयार किया जाए, चाहे म्यूजियम्स में है, चाहे छोटे टेम्पल्स में है, कहीं मॉन्यूमेंट्स में है, उनका एक डाटाबेस तैयार हो कि एटलीस्ट कोई चीज कहीं से गायब होती है तो उसको गवर्नमेंट के पास एक डाटा हो कि कितनी चीजें चोरी हुई हैं और चोरी होकर कहां गई हैं। ठीक है, तो ये थी बात कि क्या स्टेप्स है इंडिया में आर्टिफैक्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए।
कुछ इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ कोलैबोरेशन है। इनफैक्ट यूनेस्को का एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन कल्चरल प्रॉपर्टी। ये कन्वेंशन क्या बात करता है? ये कन्वेंशन बात करता है कि दिस कन्वेंशन बेसिकली प्रोहिबिट्स prohibition and preventing illegal export, import and ownership of cultural property। मीन्स कि ये जो कन्वेंशन है ये 1917 में हुआ था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1977 में इसको रेटिफाई किया था। तो ये कन्वेंशन बेसिकली प्रोहिबिट करता है कि कोई भी कल्चरल प्रॉपर्टी है, कोई स्कल्पचर पुराना कोई एंटीक चीज है, उसका इलीगल एक्सपोर्ट इंपोर्ट न हो। ठीक है, एक इनोवेटिव स्टेप है इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट। तो जो भी आर्ट एंथुसियास्ट हैं उनका एक ग्रुप है ये, और ये सोशल मीडिया का यूज करते हैं। सोशल मीडिया का यूज करके ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस म्यूजियम में कौन सा इंडियन आइडल, जो इंडियन टेम्पल्स का जो आइडल्स हैं उसको चुरा करके वहां पे रखा गया है। मीन्स कि जो म्यूजियम्स, इंटरनेशनल म्यूजियम्स, उनका जो इमेजेस हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनके ऊपर रिसर्च करके ये लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो स्कल्पचर है ये इंडिया से चुराया गया है या नहीं चुराया गया है, और इसके बारे में ये अपना एक जो डाटाबेस है वो तैयार करते हैं। कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया एंथुसियास्ट का भी एक एक्टिव ग्रुप है जो इस बारे में नजर रखता है। ठीक है, फिर बात ये है कि चैलेंज क्या है इसको। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो आर्टिफैक्ट्स है, जो ये एक बहुत ही बड़ा ल्यूक्रेटिव मार्केट है। अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी रिपोर्ट, ठीक, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी रिपोर्ट के हिसाब से जो चुराए गए स्कल्पचर्स हैं, एंटीक्स हैं, ग्लोबल मार्केट इनका $6 बिलियन का है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ब्लैक मार्केट में किसी चीज की डिमांड है तो उसका सप्लाई भी रहेगा। सप्लाई कैसे होगा? चोरी करके होगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ब्लैक मार्केट है, कैसे उसको ब्रेक करना है, उसका स्पाइन कैसे ब्रेक करना, तभी जाके इस चीजों को रुका सकता है। दूसरी बात ये है कि काफी सारे टेम्पल्स हैं जिनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगर आप तमिलनाडु में चले जाएं, अगर आप तमिलनाडु चले तो साउथ तमिलनाडु में कई सारे छोटे छोटे ऐसे टेम्पल्स हैं जो कि अबैंडन्ड है ऑलमोस्ट, लेकिन उसमें काफी पुराने इंडियन आइडल्स पड़े हुए हैं आज भी। तो उनका इस तरह के जो टेम्पल्स है जिनका कोई प्रोटेक्शन नहीं है, इनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, वहां से ये जो आर्टिफैक्ट्स इनकी चोरी की जाती है। तीसरा पॉइंट है नेग्लिजेंस का। जो इंडियन अथॉरिटीज है, चाहे लोकल अथॉरिटीज हो या फिर जो स्पेशलाइज्ड अथॉरिटीज है, फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग, उनके पार्ट में भी नेग्लिजेंस है कि अगर कोई कितने आर्टिफैक्ट्स इंडिया में चोरी हुए हैं उनका कोई डाटाबेस नहीं है उनके पास। अगर कहीं कुछ चोरी होता है तो उनको पता ही नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ साल पहले नटराज का और उमा माहेश्वरी का इंडियन आइडल का चोरी हुआ था, और 2 साल बाद इंडियन अथॉरिटीज को पता चला कि ये जो आइडल्स इनकी चोरी हो चुकी है। फिर पॉइंट है इनएफिशिएंसी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कैग ने 2013 की रिपोर्ट में कहा था कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है कभी भी ये जाके ऑब्जर्व नहीं करता कि जो दुनिया भर में ऑक्शंस हो रहे हैं एंटीक चीजों का, वो एंटीक चीज इंडिया का है या नहीं है, और अगर है तो कहाँ कहाँ किस किस म्यूजियम से पड़ा हुआ है ये। तो सभी के पार्ट में नेग्लिजेंस है, और जरूरी ये है कि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाया जाए, जो लोकल कम्युनिटी है उसको इन्वॉल्व किया जाए कि वहाँ के जो टेम्पल्स हैं उनको प्रिजर्व करें और उसमें जो आइडल्स उनको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, तो जरूरी ये है कि अब देखिए कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता है या फिर क्यों नहीं ऑब्जर्व करता है जो इंटरनेशनल ऑक्शंस होते हैं। क्योंकि इनका कहना ये है कि जो ये एक्ट है, एंटीक्स एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972, इसमें ऐसा कोई मैंडेट नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रोएक्टिव स्टेप लेना चाहिए कि जितने भी ऑक्शंस हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व करें और एनालाइज करें कि कितने इंडियन स्टोलन एंटीक चीजों का ऑक्शन हो रहा है वहां पे। तो ये था हमारा डिस्कशन एंटीक आइटम्स पे। जो लास्ट टॉपिक है आज का वो सर्टिन के बारे में है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। गवर्नमेंट ने ये कहा कि सर्टिन को बाहर रखा जाएगा आरटीआई के मैंडेट से। मीन्स कि अगर कोई एप्लीकेशन डालता है कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए सर्टिन ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उसको डिक्लाइन कर सकता है। ऐसा गवर्नमेंट का अभी प्रपोजल है, अभी इंप्लीमेंट इसको नहीं किया गया है। तो देखिए जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, ये जो इसका मैंडेट है ऑपरेट करने का, बेसिकली जितने भी साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स होते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करती है। ये जो वल्नरेबल एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करती है, कौन वल्नरेबल सेक्टर्स हैं,
कौन क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, क्रिटिकल सेक्टर्स लाइक बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सब क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, इनको इनका प्रोटेक्शन, कहीं भी कुछ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है तो उस पर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करना, उसको रिजॉल्व करना। फॉर एग्जांपल अभी एम्स में हुआ था दिसंबर के महीने में, एम्स में साइबर अटैक हुआ था, वहां पे सर्टिन ने जाके उसको रिजॉल्व किया। तो कहने का मतलब ये है कि सर्टिन एक प्राइम रिस्पॉन्स टीम है जब भी कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है इंडिया में, तो ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सर्टिन का मैंडेट है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 70B से होता है। 70B क्या कहता है? टू कलेक्ट, एनालाइज एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। सर्टिन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2004 में। जो इसकी मदर मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ मिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सिक्योरिंग इंडियन साइबर स्पेस, और ये नोडल एजेंसी है जितने भी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स हैं उनको डील करने के लिए। अब देखें 2008 में अमेंड किया गया आईटी एक्ट 2000 को। अमेंड करने का ऑब्जेक्टिव यही था कि एक स्टैट्यूटरी मैंडेट दिया जाए सर्टिन को उसके फंक्शंस को लेके। तो 2008 में अमेंडमेंट हुआ। 2008 में जो अमेंडमेंट हुआ इसके फंक्शंस को लेके हुआ, उसमें अमेंडमेंट में क्या रखा गया? अमेंडमेंट में ये रखा गया कि सर्टिन विल कलेक्ट, एनालाइज एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। देखें जितने भी वल्नरेबल एरियाज हैं, जब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी में इन्वॉल्व हैं, उनको सेंसिटाइज करना, उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेलेबल कराना कि अगर साइबर सिक्योरिटी का मैटर है तो कैसे अपने जो डाटा है, ऑनलाइन डाटा, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। चाहे बैंक्स हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी हैं, उनको जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है प्रोवाइड कराना। दूसरी बात यह है कि प्रिवेंटिव मेजर्स लेना, इंडिया में कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कितना वल्नरेबल है, कौन कौन से सेक्टर्स वल्नरेबल हैं, तो एक तरह से आपका प्रोएक्टिव स्टेप सर्टेन लेता रहता है। तीसरी बात यह है कि अगर कहीं कुछ इंसिडेंट होता है तो उस पर वहां पे जितने भी और भी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना और उस इशू को रिजॉल्व करना, ये है मैंडेट सर्टेन का। सर्टेन ने एक मेजर डायरेक्टिव एडवाइजरी इशू किया था अप्रैल 2022 में। इनफैक्ट ये एडवाइजरी नहीं था, ये डायरेक्टिव था, साइबर सिक्योरिटी डायरेक्शंस। इसमें क्या कहा था सर्टेन ने कि जितने भी डाटा हैंडल करने वाले एंटिटीज हैं, लाइक कोई क्लाउड बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वीपीएन सर्विसेज दे रहा है कोई, ठीक है, तो कोई डाटा सेंटर्स हैं, तो जितने भी ये लोग हैं सबको अपने क्लॉक्स जो है सिंक्रोनाइज करना है आईसीटी सिस्टम से, ठीक है। फिर है कि अगर कहीं कोई साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है तो दे हैव टू रिपोर्ट दैट इंसिडेंट विद इन 6 आवर्स। तो प्रॉम्प्टली रिपोर्ट किया जाएगा, तो प्रॉम्प्टली उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। क्या सोर्स रहा है, क्या रीजन रहा है साइबर अटैक का, उसको भी आइडेंटिफाई किया जाए, मींस की वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना। फिर है कि जो सब्सक्राइबर्स एंड कस्टमर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑफ डाटा सेंटर्स वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स। जो वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं काफी नाराज हुए इस प्रोविजन को लेके, क्योंकि सर्टेन ने ये कहा कि जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, जितने लोग आपके सर्विसेज यूज कर रहे हैं, सबका रिकॉर्ड आपको रखना है, और वो रिकॉर्ड जब चाहे तब सर्टेन उसको एक्सेस कर सकता है। इनका कहना ये था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स, उनकी प्राइवेसी पे इंपैक्ट पड़ेगा इसका। काफी सारे वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स यहाँ से वापस भी चले गए इंडिया से। तो ये थी बात जो साइबर सिक्योरिटी डायरेक्शंस इशू किए थे सर्टेन ने अप्रैल 2022 में। अब देखिए, अभी जो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि सर्टेन को आरटीआई के एम्बिट से बाहर रखा जाएगा, उसका मेजर क्रिटिसिज्म क्या है? पहला क्रिटिसिज्म, एग्जाम्पशन से क्या होगा कि जो पॉलिसी मैटर्स हैं, पॉलिसी मैटर्स के बारे में भी सर्टेन कोई रिप्लाई नहीं देगा। मींस कि जो उसका मैंडेट है, किस तरह से वो उसको रिजॉल्व करता है, क्या वो एक्शंस लेता है, कैसे वो प्रॉम्प्ट एक्शन लेता है, अगर कहीं अटैक हुआ है तो क्यों अटैक हुआ है, इसके बारे में भी सर्टेन अब कोई रिप्लाई नहीं देगा। एक फाउंडेशन है इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, इसका कहना यह है कि जितने भी डाटा है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सब डाटा सर्टेन को चाहिए, लेकिन सर्टेन इन रिटर्न जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट नहीं है। जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है साइबर सिक्योरिटी को लेकर इंडिया में, उसको लेकर ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ थोड़ा सा इशू ये होगा कि वो इजिली एक्सेस नहीं कर पाएंगे जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है सर्टेन के पास। तो ये तो कुछ दो मेजर क्रिटिसिज्म सर्टेन के। अब देखते हैं आने वाले समय में
कि सर्टेन को लेके गवर्नमेंट आरटीआई उसको आरटीआई के एम्बिट से बाहर रखती है या फिर नहीं रखती है। ये था हमारा डिस्कशन द हिंदू एनालिसिस का। थैंक यू वेरी मच।